फॉर्मेशन माइंड में कैसे होता है। तो जो आपका प्रत्यय है वो अधिक स्पष्ट समझने के लिए उसके प्रमुख तथ्यों को समझना आवश्यक है। तो कंसेप्ट की जो संरचना या निर्माण है उसमें बालक या कोई व्यक्ति को 5 श्रेणियों का सामना करना पड़ता है, जो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, पहला जो आपका श्रेणी है वो है ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है निरीक्षण। ठीक है, तो निरीक्षण प्रक्रिया के द्वारा ही कंसेप्ट की स्ट्रक्चर तैयार की जाती है। जब तक कोई भी बालक किसी भी वस्तु को बार बार देखेगा नहीं तो उससे संबंधित जो कंसेप्ट की संरचना भी नहीं कर पाएगा। बालक जैसे मान लीजिए बोलना सीखता है, तो बोलना सीखने से पहले वह क्या करता है, स्पष्ट और अस्पष्ट कंसेप्ट की रचना करने लगता है। पहली बार क्या करता है, जैसे वो किसी चीज को देखता है, ठीक है, तो उस चीज को देखने के बाद उसके दिमाग में क्या होता है, एक इमेज बनने लगती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने कोई एक ब्लैक डॉग को देखा, ठीक है, तो उसके दिमाग में एक ज्ञान डेवलप हो जाता है कि वह जब भी उस डॉग का निरीक्षण करता है तो उसके दिमाग में एक कंसेप्ट बनने लगता है। इसी क्रम में दूसरे रंग के डॉग को देखने के लिए वह फिर क्या करता है, फिर ऑब्जर्वेशन करता है और अपने प्रत्यय का क्या करता है, निर्माण करता है। इसी क्रम में यह क्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है। धीरे धीरे ऑब्जर्वेशंस के दायरे में अनेक वस्तुएं आने लगती हैं और वस्तुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ कंसेप्ट की संख्या में भी वृद्धि होने लगती है। तो ये था आपका फर्स्ट श्रेणी जो थी ऑब्जर्वेशन की। अब क्या करता है, वो ऑब्जर्व करने के बाद क्या करता है, कंपैरिजन करता है। क्या करता है, तुलना करता है। इससे क्या होता है, इससे बालक एक वस्तु के 2 रूपों की तुलना करता है। जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वेशन प्रोसेस में क्या किया कि उसने किसी वस्तु को अत्यधिक एकाग्रता के साथ उसको देखा। जब विभिन्नता के लिए एक ही वस्तु को देखता है तो क्या करता है, फिर वो कंपैरेटिव स्टडी करता है। ठीक है, तुलनात्मक व्यवहार के द्वारा उनकी समानता को भी देखता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 2 समान कदकाठी के उसने डॉग्स देखे, ठीक है, और उनमें काले और सफेद रंग के जो उसने डॉग देखे उसमें क्या किया, उसने रंगों से क्या किया, उसको कंपैरिजन किया, पर आकृति को क्या करता है, वो एक समान पाता है। इस प्रकार से वह विभिन्नता होते हुए भी समानता को देखता है। इस प्रकार से जो आपका डिफरेंशिएशन है और आपका जो कंपैरिजन है, ठीक है, जो सिमिलैरिटी है, उसके मध्य में वो क्या करता है, एक तुलनात्मक स्टडी करता है और अपने प्रत्यय का निर्माण करता है, अपने कंसेप्ट को फॉर्मेट करता है। अब इसके बाद हम बता दें आपको कि अब इसके बाद वो क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन करता है, मतलब पृथक्कीकरण करता है। और जो एब्स्ट्रैक्शन के अंतर्गत क्या करता है, बालक 2 समान वस्तुओं की विभिन्नता और समानता की बातों को अलग अलग करता है। जैसे विभिन्नता को वो रंग के आधार पर अलग अलग करता है, जबकि समानता को अनेक बातों के कारण अलग करता है। इस प्रकार से जो आपका एब्स्ट्रैक्शन की प्रक्रिया में समानता और विभिन्नता को उनके समान और विभिन्न गुणों के कारण अलग अलग करके क्या करता है, वो जोड़ देता है। अब हम देखेंगे आगे आता है जनरलाइजेशन, मतलब जातीय निर्देश। तो जनरलाइजेशन है, उससे तात्पर्य है कि किसी वस्तु या प्राणी का जो जातीय विश्लेषण करना, ठीक है, उसका क्या करना, उसको जाति के आधार पर उसको एनालाइज करना। जैसे कि मान लीजिए डॉग्स हैं, कैट्स, हिरन, शेर, तोता, मोर, मैना आदि अपनी क्या है, जातिगत विशेषता रखते हैं। जितने भी सभी विभिन्न नस्ल के जो डॉग्स होते हैं उनको सिर्फ एक ही जाति में रखा जाता है, यानी कि वो डॉग की श्रेणी में आते हैं। इसलिए उन सभी को हम क्या कहते हैं, डॉग कहकर ही पुकारते हैं। सामान्य गुणों का संग्रह करने के कारण बालक के लिए काले, लाल, सफेद आदि रंगों के जो डॉग्स हैं उनमें कोई विभिन्नता नहीं रह जाती। ऐसे में क्या होता है कि जो बालक के मन में जो कुत्ते का जो कंसेप्ट है वो स्पष्ट रूप से आ जाता है। बालक अब इस स्थिति में क्या करता है कि किसी भी कुत्ते को क्या करता है, डॉग कहता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अब वह जो डॉग की जाति है उससे पूरी तरह से परिचित हो चुका है। इसी प्रकार से वह अन्य पशुओं को देखता है, पक्षियों को देखता है, कलर्स देखता है, आर्टिकल्स को देखता है, ठीक है, तो उनसे वो अपने आप को परिचित कराता है, बार बार देखता है और फिर जातीय विशेषता का ज्ञान उसको धीमे धीमे होने लग जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि परिभाषा संरचना।
पढ़ा रहे हैं कि अब जो जनरलाइजेशन है ना, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट श्रेणी है वो है परिभाषा संरचना, यानी कि डेफिनेशन फॉर्मेशन। डेफिनेशन फॉर्मेशन या संरचना के अंतर्गत ऊपर की जितनी भी 4 श्रेणियां पढ़ी हैं, ठीक है, तो 4 श्रेणियां स्तरों का सामना करने के पश्चात बालक जो है वो जो डॉग के प्रत्यय का निर्माण करके निश्चिंत हो जाता है। इसी निश्चिंत कंसेप्शन के आधार पर सामान्य ज्ञान को वो प्राप्त करता है और डॉग के लिए उसका कंसेप्शन का अपने दिमाग में निर्माण कर लेता है, ठीक है। और इससे संबंधित इस ज्ञान को वर्णनात्मक शैली में या परिभाषा के रूप में क्या करता है, वो प्रदान कर देता है। अब जब भी मान लीजिए कोई ऐसा दिमाग में प्रश्न आता है या पूछा जाता है बच्चे से कि भाई कुत्ते का वर्णन किया जाएगा, तब बालक किसी विशेष कुत्ते के बारे में न सोच के केवल सामान्य डॉग्स के बारे में ही सोचेगा। और यही कंसेप्शन वास्तविक कंसेप्शन होता है, जिसकी संरचना उस बालक के मन मस्तिष्क में हो जाती है। इस प्रकार से बालक के स्पष्ट कंसेप्ट में उक्त 5 जो हमने आपको सीरीज बताई, श्रेणी बताई, अपने अपने ढंग से बालक के कंसेप्शन फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो ये तो था आपकी कि कौन कौन सी श्रेणियां हैं जो कंसेप्ट फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। हम आगे देखेंगे कि अवधारणा निर्माण या प्रत्यय निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंसेप्ट फॉर्मेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, आपके कंसेप्ट जब दिमाग में बनता है उसको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो जो बालक के विभिन्न प्रकार के जब कंसेप्ट का निर्माण उसके दिमाग में होने लगता है, तो किन्हीं विशेष कारणों से कंसेप्ट के निर्माण या जो उसके दिमाग में चल रहा है, सी के संरचना में अनेक ऐसे कारक आते हैं जो कंसेप्ट फॉर्मेशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्हीं कारकों के द्वारा कंसेप्ट की संरचना प्रभावित होती है। अब देखिए वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर उन्होंने बताया है कि सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन्स बालक की वो शक्तियाँ होती हैं जो उसे उसके एग्जिस्टेंस का बोध कराती हैं, ठीक है। और इन्हीं शक्तियों के द्वारा वह बालक वातावरण के प्रत्येक तत्व या वस्तु की जो उसके अंदर उत्तेजनाओं के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा परिवर्तनों के संपर्क में आकर उन्हें प्राप्त होता है, ठीक है। और यही जो एक्साइटमेंट संबंधी जो आवेग है जो बालक के मस्तिष्क में पहुंचते हैं, तब बालक क्या करता है, उसको क्या करता है, उत्तेजना की संवेदना और उसके प्रत्यक्षीकरण को देखता है और करता है। ये समस्त प्रक्रिया क्या होती है, उसके सेंस ऑर्गन्स के दोषयुक्त होने की स्थिति में उत्तम ढंग से कार्य करती है। जब यही सेंस ऑर्गन्स में किसी प्रकार का दोष आ जाता है, तब बालक की संवेदना में प्रत्यक्षीकरण में दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे किसी बालक को कम दिखाई पड़ता है या कम सुनाई देता है, तब ऐसी स्थिति में सुनने व देखने के दोष के कारण उसमें जो भी कंसेप्ट विकसित होंगे वो कैसे होंगे, दोषयुक्त होंगे। रंगों के प्रति बालक की रंग कलर ब्लाइंडनेस उपस्थित होती है, तो ऐसे में रंगों के प्रति उसका जो कंसेप्ट है वो निश्चित रूप से कैसा होगा, दोषपूर्ण होगा। कोई भी किसी भी प्रकार का यदि दोष है तो जो हमारा कंसेप्ट फॉर्मेशन होगा वो भी कैसा होगा, फॉल्टी होगा, ठीक है। आँख, नाक, कान आदि ऐसी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनमें दोष उत्पन्न होने पर बालक द्वारा निर्मित कंसेप्ट में स्वतः ही दोष उत्पन्न हो जाता है। तो ज्ञानेंद्रियों में आए दोष द्वारा बालक के कंसेप्ट निर्माण क्षमता प्रभावित होती है, कहने का आशय ये है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से दूसरा फैक्टर है कि डिफरेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनुभवों में विविधता, ठीक है। तो अनुभवों में विविधता अवस्था बढ़ने के साथ साथ होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम धीमे धीमे करके हम बड़े होते जाते हैं, ठीक है, तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उनमें डिफरेंशिएशन आता जाता है। कहने का मतलब ये है कि अनुभवों के प्रकार कंसेप्ट फॉर्मेशन को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस संदर्भ में आपके जो डी वुडरूफ क्या कहते हैं, जब एक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक वह नए अनुभवों को क्या करता है, प्राप्त करता रहता है, ठीक है, जिससे उसके कंसेप्ट डेवलपमेंट और उसके कंसेप्ट के डेवलपमेंट और उसके चेंज, उसके जो कंसेप्ट है उसमें विकास भी होता रहता है और वो क्या होता है, उसमें परिवर्तन भी होता रहता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों से यह भी ज्ञात किया है कि बालक जो है वो अपनी
प्रारंभिक अवस्था में कंसेप्ट का विकास मूर्त अनुभवों के आधार पर करता है, मतलब देख के करता है, और उसके पश्चात की अवस्था जो होती है और उसके पश्चात की अवस्था के आधार पर करने लगता है। धीमे धीमे क्या होता है, जो अनुभव होते हैं उनमें मैच्योरिटी आती है और अनेक परिवर्तन आने लगते हैं। ठीक है, जो आगे चलकर क्या होते हैं, विविध अनुभवों के आधार पर स्थिर होकर, ठीक है, नए कंसेप्ट निर्माण की बालक को प्रेरणा देती है। आगे हम देखेंगे कि मैच्योरेशन जो है, मैच्योरेशन भी एक ऐसा फैक्टर है जो कंसेप्ट फॉर्मेशन को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है या प्रभावित करता है। तो जो मैच्योरेशन है वो बालक के कंसेप्ट में स्पष्टता लाता है। बालक अपनी आयु के अनुसार शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, और ऐसे में क्या होता है कि जो आपके अनुभव में भी क्या होता है, मैच्योरिटी आने लगती है, जिससे कोई भी बालक के कंसेप्ट में गंभीरता प्रदर्शित होने लगती है। यानी कि उसके जो थॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मैच्योर होने लगते हैं। उसने जो कंसेप्ट उसने जो बनाए हैं, ठीक है, उसमें उसको कुछ सॉलिडिटी नजर आने लगती है। बालक की अपनी अवस्था विशेष में सामान्य कंसेप्ट के उचित विकास के लिए उसकी मानसिक मैच्योरिटी बालक की अवस्था के अनुसार होना आवश्यक है। यानी कि यदि मान लीजिए हम कहते हैं कि हम एक 6 साल के बच्चे से बात कर रहे हैं, उसी के बाद मान लीजिए वही बच्चा, ठीक है, 7, 8, 9, 10 साल का हो जाता है, फिर हम उससे बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस बच्चे के बात करने के ढंग में या उस बच्चे के दिमाग में जो किसी चीज़ को लेके कंसेप्शन थे वो पहले कुछ और थे और आज कुछ और है। इसका मतलब है कि मैच्योरिटी जो है वो एक फैक्टर है और वो कंसेप्ट फॉर्मेशन को क्या करती है, प्रभावित करती है। आगे हम देखेंगे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अधिगम हेतु अवसर। सीखने के अवसरों की अधिक मात्रा में यदि उपलब्धता हो तो बालक के अधिगम की क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है, लर्निंग कैपेसिटी में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में शुद्ध कंसेप्शन का विकास होता है। ठीक है, यदि हम बहुत अधिक मान लीजिए पढ़ते हैं या हम वर्कशॉप करते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग में सोचने समझने की शक्ति क्या होती है, बढ़ती है, और हमारे कंसेप्ट भी क्या होते हैं उतने ही ज़्यादा शुद्ध होकर हमारे दिमाग में स्थापित होती है। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन और अनुसंधानों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि कंसेप्ट के विकास की मात्रा एवं प्रत्य के गुणों का विस्तार सीखने के अवसरों द्वारा ही प्रभावित होता है। ठीक है, जिन बालकों का पारिवारिक वातावरण अच्छा होता है और सामाजिक आर्थिक स्तर भी, तो ऐसे बालकों के विविध कंसेप्ट में तेजी से क्या होती है, प्योरिटी आने लगती है। इस प्रकार से जो लर्निंग के उचित अवसर प्राप्त होने की स्थिति में बालकों के जो कंसेप्ट फॉर्मेशन में क्या होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के कंसेप्ट फॉर्मेशन से पहले हमें उसकी यदि अधिक स्टडी हो जाए या हमें अधिक सीखने को मिल जाए, ठीक है, तो होता क्या है कि हमारे जो कंसेप्ट फॉर्मेशन है वो उतने ही प्योर हो जाते हैं। आगे हम देखेंगे सोशल एनवायरनमेंट तो एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी कंसेप्ट फॉर्मेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो व्यक्ति समाज की महत्वपूर्ण इकाई है, ऐसा हम मानते हैं और ये सही भी है। और ऐसे में सामाजिक जो आपका एनवायरनमेंट है उसका गहरा प्रभाव पड़ना क्या होता है, स्वाभाविक होता है। समाज में सभी वर्ग और स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। ऐसे में ये देखा जाता है कि बालक जिस वर्ग विशेष से संबंधित है, ठीक है, तो बालक के कंसेप्ट के फॉर्मेशन में उस तथ्य का क्या होता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे निम्न स्तरीय वातावरण के व्यक्तियों के आसपास रहने वाले बालक के कंसेप्ट फॉर्मेशन में भी त्रुटि या निम्न व्यवहार का समावेश रहता है, जबकि जो अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके जो कंसेप्ट फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पष्टता होती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस होता है। बालक के परिवार और आसपास के वातावरण के व्यक्ति धार्मिक संस्कारों के प्रति अधिक श्रद्धा रखते हैं, तो वे धर्म और नैतिक संस्कारों के प्रति क्वालिटेटिव और शीघ्र कंसेप्ट के निर्माण की ओर क्या होती है, वो नमुख होती है। आगे हम देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज यानी कि बौद्धिक योग्यताएं क्या प्रभाव डालती हैं। जो बौद्धिक योग्यताएं होती हैं, बौद्धिक क्षमता के अंतर्गत बालक की बुद्धि, चिंतन, कल्पना, तर्क एवं स्मरण आदि शक्तियां विद्यमान होती हैं। इन सभी योग्यताओं की भली भांति विकसित होने की स्थिति में कंसेप्ट विकास में सहायता मिलती है। सही और स्पष्ट कंसेप्ट के निर्माण का मार्ग जो होता है वो क्या होता है, प्रशस्त होता है। तो कंसेप्ट के फॉर्मेशन के लिए बालक की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उसका महत्वपूर्ण स्थान है। जब बालक को बौद्धिक क्षमताओं में से किसी एक तत्व या योग्यता में कमी पाई जाती है तब प्रत्येक विकास क्या होता है, प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में बालक गलत कृत्यों का निर्माण करता है।
बालक को स्टिमुलाई के प्रति गलत दृष्टिकोण विकसित होने लगते हैं, इसलिए बौद्धिक क्षमता का सही ढंग से विकसित होना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे कि समायोजित करना या टू एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो किस तरह से कंसेप्ट फॉर्मेशन को प्रभावित करता है। जिन बालकों में समायोजन क्षमता होती है वे अधिक व्यवहार कुशल होते हैं। हमारे साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, उन्होंने अपने अध्ययनों के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि जो बालक विभिन्न क्षेत्रों के वातावरण के साथ एडजस्टमेंट बना लेता है वे अधिक कैसे होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं। उनके कंसेप्ट फॉर्मेशन में अधिक प्योरिटी होती है और क्या होती है, रियलिटी होती है। जिन बालकों में समायोजन करने की क्षमता का अभाव होता है वो क्या होते हैं, उनमें प्रैक्टिकल वे खुद में थोड़े से कम प्रैक्टिकल होते हैं और कंसेप्ट के फॉर्मेशन में क्या होता है, उनकी इम्प्योरिटी रहती है। इस प्रकार से जो एडजस्टमेंट करने की क्षमता है उससे भी जो आपका कंसेप्ट का फॉर्मेशन है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। आप देखेंगे टू मैच्योरेशन, तो मैच्योरेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो परिपक्व अवस्था तक आते आते बालक के कंसेप्ट में भी अधिक स्पष्टता और गंभीरता दिखने लगती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बालक के आसपास क्या होता है, विद्यमान रहते हैं। जैसे जैसे बालक मैच्योर होने लगता है, आयु बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उसका जो मेंटल लेवल है और जो फिजिकल लेवल है उसमें क्या होता है, मैच्योरिटी आने लगती है, ठीक है। और वह अनेक कंसेप्ट को स्वतः ही समझ कर निर्मित करता है। वातावरण के साथ वो एडजस्टमेंट बनाने का प्रयास करता है। कुछ चीज़ें उम्र के अनुसार ही समझ में आती हैं, ठीक है। 1 वर्ष के बालक को 5 वर्ष के बालक के स्तर का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। उसी प्रकार आयु के अनुसार बालक का विकास क्या होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। तो बालक की अवस्था के विकास के साथ उसमें मैच्योरिटी का विकास होने लगता है और वो बाकी के स्टिमुलाई को अच्छे से भलीभांति समझने लगता है। इसलिए बालकों में शारीरिक और मानसिक परिपक्वता का होना महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि कंसेप्ट के फॉर्मेशन में क्या होता है, स्वाभाविकता का समावेश रहता है। अन्य ट्रेनिंग प्रोसेसेस भी होती हैं जिनके पश्चात बालक परिवार, समाज और विद्यालय से संबंधित होता है। बालक को विभिन्न प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। पहले बालक परिवार में होता है, फिर समाज में, फिर विद्यालय के इर्द गिर्द अपने एनवायरनमेंट को प्राप्त करता है। समाज, परिवार और विद्यालय आदि की अपनी अपनी क्या होती हैं, सर्कमस्टेंसेस होती हैं। जब बालक उनके संपर्क में आता है तब वह उन सभी को क्या करता है, फेस करता है और उसकी सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, आरंभ हो जाती है। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान प्रशिक्षण से उसके कंसेप्ट के विकास में अत्यधिक क्या होता है, मदद मिलती है। निश्चित जो आपकी कुरिकुलम से जो पाठ्यक्रम है उनके द्वारा प्रदान किया गया प्रशिक्षण बालक की मानसिक क्षमता में क्या करता है, वृद्धि करता है और उसकी योग्यता का क्या करता है, विकास करता है। हम देखेंगे सेक्सुअल डिफरेंशिएशन या लिंगीय भेद से तात्पर्य यहाँ पे यह है कि बालक बालिका में अंतर को स्पष्ट करना। परिवार में बालक बालिका अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण करती हैं। प्रारंभिक अवस्था में बॉयज एंड गर्ल्स की गतिविधियाँ समान होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वे 5 या 6 वर्ष के हो जाते हैं तब ये जान जाते हैं कि ये बालक है और ये बालिका। वे अपने अलग अलग अस्तित्व को समझते हैं। परिवार और समाज को अपनी भूमिकाओं को निर्वहन करना सीखने लग जाते हैं। सेक्सुअल डिफरेंशिएशन द्वारा बॉयज़ और गर्ल्स अपने अपने कार्यों को भी अलग अलग समझते हैं। बालिकाएं घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझती हैं तो बालक क्या करते हैं, व्यावसायिक जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं। ऐसे में दोनों के कंसेप्ट के जो